बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों में 2 की मौत। घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ग्रामीण थाना क्षेत्र नवेगांव का है मामला। रचनात्मक कार्यों से बच्चों को करें प्रोत्साहित। पेंटिंग कहानियों से बढ़ाए पढ़ने की क्षमता। लॉकडाउन अवधि में अवसाद में न रहे बच्चे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सलाह दे रहे चिकित्सक। कोरोना मरीजों का हालचाल जानता है कॉल सेंटर। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की चिंता। कोविड मरीजों को दिया जाता है उचित परामर्श। संक्रमितों से चर्चा कर जानते हैं स्वास्थ्य का हाल। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। जिले में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान बीते 4 दिनों से जिले में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में इजाफा हुआ है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला 19 मई प्रातः घटित हुआ, जहां घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं घटना में घायल 2 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लालबर्रा से समनापुर मार्ग पर पोटियापाट घाट के वैनगंगा नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले ट्रैक्टर की ट्रॉली को टक्कर मारी, फिर मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में पलट गया। धान से भरा ट्रक का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला नवेगांव थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना मिलते ही बालाघाट पुलिस से सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव अमले के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और कार्यवाही की गई। मामले में सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया जा रहा था, जिसके बाद ट्रक चालक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और इसके बाद 2 पहिया वाहन सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई है। गाड़ियों का एक्सीडेंट जिसमें एक 2 व्हीलर है, एक ट्रैक्टर है जो ट्रॉली के समेत था और एक 907 गाड़ी है, बड़ी वाली पिकअप, इसमें धान भर के जा रहे थे। ये लापरवाही पूर्वक, जैसा कि आपने देखा यहाँ से मोड़ है, तो ये मोड़ से जाते हुए ट्रैक्टर और ट्रक की जो भिड़ंत हुई है और उसमें मोटरसाइकिल में जो 3 सवार थे वो चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई और 2 जो घायल हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है, उनको प्रथम दृष्टि में क्या देखा जा रहा है, किसकी गलती थी? प्रथम दृष्टि में ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रक वाले की गलती थी और ट्रैक्टर वाला भी थोड़ा तेज थी। सर, कोई प्रत्यक्षदर्शी ऐसा जिसने आपको जानकारी दी हो? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ने किसी ने भी एक्सीडेंट तो नहीं देखा है, बट जब यहाँ से ट्रैक्टर छोड़ के, जो ट्रॉली छोड़ के ट्रैक्टर ड्राइवर जो भागा है, उससे जरूर किसी ने बात की है, बट कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जिसने ये देखा। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब तीसरी लहर में बच्चों पर असर होने की आशंका है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में बच्चों की मनोदशा पर प्रभाव पड़ा है। बाहर निकलकर चहलकदमी करने वाले बच्चे कैद रहने पर मजबूर हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का मानना है कि हमें बच्चों में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों और मानसिक तनाव को मिटाना है, तो रचनात्मक कार्यों से उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी शांत भी नहीं हो पाई है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हो रहे हैं, जबकि चिकित्सकों का मानना है कि बच्चों में इम्यूनिटी जबरदस्त होती है और वे संक्रमित होने के बाद जल्द ही रिकवर भी हो जाते हैं।
इसी से जुड़ी खबर हमने एक दिन पूर्व ही दिखाई थी, जिसमें 3 वर्ष की अनाया का जिक्र था, जिसने संक्रमित होने के बाद कोरोना को मात दी थी। लॉकडाउन अवधि में परिवार के बड़े सदस्य किसी न किसी काम से घर से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे अब तक घरों में ही कैद हैं। इनका स्कूल जाना बंद हो चुका है, मैदानों में खेलना बंद है। ऐसे में बच्चों के मन में कई नकारात्मक विचार घर कर सकते हैं। इन सब का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। रचनात्मक कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। अभी कोरोना का असर बना रहेगा, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर ही विकल्प हैं। जब वैक्सीन विकल्प नहीं है, जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए, तो एकमात्र विकल्प यही है, मास्क। आप खुद भी पहनिए, बच्चों के आसपास अगर कोई संक्रमित है, आप बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि 90% बच्चे अपने घर वालों से संक्रमित होते हैं। तो अगर आप मास्क पहनते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं, तो न सिर्फ आप स्वयं को बचा रहे हैं, आप अपने घर के बच्चों को भी बचा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बच्चों को बचाना है तो स्वयं को बचाना है सबसे पहले, तो बच्चे ऑटोमेटिक बच जाएंगे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे कहते हैं कि तनाव के चलते बच्चों के हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। लॉकडाउन के कारण उनकी रूटीन में भी बदलाव आ चुका है और वे घर पर ही रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, मनोरंजन के लिए भी वे फोन पर ही आश्रित है। बच्चों में रचनात्मकता भरी होती है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो मार धाड़ वाले गेम में ज्यादा समय बिताते हैं या मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। डॉक्टर दुबे ने कहा कि जितना हो सके बच्चों को रचनात्मक कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों पर ध्यान रखा जाए। अभी परिस्थितियां बाहर निकलने की नहीं है, तो घर में ही पेंटिंग, कहानियां या फिर पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जाए। ये ऐसा कार्य है जो बच्चों में अवसाद की संभावना को रोकता है, जिसे एक स्वस्थ व्यायाम भी कहा जा सकता है। लॉकडाउन में जो उन्हीं बच्चों को ज़्यादातर देखने में मिलेगा जो एक चीज़ समझिए कि बच्चों में रचनात्मकता भरी होती है, आपको बस उसको कुरेदने की ज़रूरत होती है। आपने थोड़ा सा कुरेद दिया और बच्चे इतने रचनात्मक होते हैं, बस आपको उसको उनमें जागृत करना है। आप उनको ज़्यादा मोबाइल की तरफ मत जाने दीजिए, जिसमें खासतौर से बच्चे मैंने देखा है कि मार धाड़ और वायलेंस वाले जो गेम होते हैं मोबाइल के, वो ज़्यादा खेलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं उन बच्चों में ज़्यादा देखने मिलेगी, जो या तो अकेले हैं, माँ बाप को उतना ध्यान नहीं जा पा रहा है और वो अकेले में इस तरह के गेम खेल रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं या उस तरह की पिक्चरें देख रहे हैं। तो बच्चों में आप बहुत सारी खुद की स्वरुचि डेवलप करने का टाइम है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इतना समय माँ बाप को भी बच्चों के साथ नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है। तो आप भी बच्चों के साथ पेंटिंग करिए, उनके साथ कुछ कहानियाँ पढ़िए, उनको कुछ पढ़ने की रुचि डेवलप करिए, कुछ लिखने की रुचि डेवलप करिए। पेंटिंग है और फिजिकल फिटनेस है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं होगा ये सब चीज़ें, अगर आप इतनी चीज़ें ध्यान देते हैं तो बच्चे बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के रोग से, कम से कम मानसिक रोग से तो ग्रसित होंगे ही नहीं। कहीं भी अगर बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, तो उसके पीछे आप जाके देखिए, आपको यही 2-3 कारण मिलेंगे। आपका मानना है कि आउटडोर गेम अभी नहीं खेल सकते, तो इंडोर में बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में भी एक्सरसाइज की जा सकती है, सिंपल एरोबिक्स की जा सकती है। सभी लोग मिलकर के करिए, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या एवं निराशाजनक माहौल में कोविड कॉल सेंटर ने संक्रमितों में हौसला भरने का कार्य किया है। प्रतिदिन कोविड मरीजों से फोन पर हालचाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, यह कॉल सेंटर की दिनचर्या बनी हुई है। कोविड मरीज भी इस बात से खुश हैं कि उनके स्वास्थ्य की चिंता में फोन पर बात कर परामर्श दिया जा रहा है। यह तस्वीरें ई दक्ष केंद्र कोविड कॉल सेंटर की है, जहां कंप्यूटर के सामने बैठे यह कर्मचारी कोरोना संक्रमितों की परिवार के तीमारदारों की तरह पूछ परख करते हैं। जब कोरोना से स्थिति भयावह थी तब कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया, जिसके संचालन की जवाबदारी डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन संभाल रही हैं। बताया गया कि कॉल सेंटर में उन कोरोना मरीजों की सूची प्राप्त होती है जो कोरोना जांच करते हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस सूची में दर्ज नंबरों के आधार पर ऐसे संक्रमितों से वार्तालाप की जाती है जो घर में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। बताया गया कि संक्रमितों से चर्चा करने पर उन्हें लक्षण के बारे में पूछा जाता है। कॉल सेंटर में एक चार्ट तैयार किया गया है जिसके आधार पर प्रश्न होते हैं, जिसमें मरीज को खांसी, सर्दी, बुखार या फिर अन्य लक्षण बने रहें तो उसमें क्या कुछ दवाइयां लेनी है, यह भी सलाह दी जाती है। यह कोविड कॉल सेंटर प्रतिदिन 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करता रहा है। बताया गया कि जब कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे थे तो मरीजों को ऑक्सीजन एवं अस्पताल में बेड की व्यवस्था के लिए भी प्रयास किए जाते रहे।
कोविड कॉल सेंटर में सेवारत डॉक्टर दीक्षा बुर्डे ने बताया कि वे लगातार होम आइसोलेशन में रहने वालों से फॉलोअप लेते हैं। कोई परेशानी हो तो सलाह दी जाती है एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर मरीज अधिक गंभीर हो तो फिर अस्पताल में इलाज के लिए प्रबंध किया जाता है। यहाँ पे क्या बालाघाट में जितने भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है उनका फॉलोअप लिया जाता है 2 टाइम पे, और अगर किसी भी पेशेंट को कुछ भी परेशानी होती है तो उनसे मैं कंसल्ट करती हूँ। उनको अगर कुछ भी मेडिसिन या फिर हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उनसे मैं बात करके उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, या मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो वो उनको बताना, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, ये सब उसके लिए मैं यहाँ पे। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बुधवार को नगरपालिका के राजस्व अमले ने गुजरी बाजार में कार्यवाही की, जिसमें नियम का उल्लंघन करते हुए दुकानें खुली रखने पर दुकानों को सील बंद किया गया। एक दिन पूर्व ही यहां पैदल मार्च करते हुए प्रशासनिक अमले ने कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया था। नगरपालिका का अमला बुधवार को शहर के गुजरी बाजार में कार्यवाही करने पहुंचा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के तहत 31 मई तक दुकानों को बंद रखने के आदेश होने के बावजूद भी दुकानों को खुली रखा जा रहा है, जिसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद भी कई लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक ने दुकानों के खुली रहने तथा नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत पर नगर में भ्रमण कर जायजा लिया था। इसके अगले दिन प्रशासनिक कार्यवाही में दुकानों के खुली रहने पर उसे सील बंद कर दिया गया। 18 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 69 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 894 हो गई है। 18 मई को 105 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अच्छी बात यह है कि अब प्रतिदिन की रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है और प्रतिदिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट जिले में 18 मई तक कुल 8,597 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7,647 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 18 मई को 105 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में 18 मई तक 56 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 894 मरीजों में से 713 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 22 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 144 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 18 मई तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,23,277 सैंपल दिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना से संभावित 109 मरीज भर्ती हैं। 18 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,318 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 18 मई को 1,078 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। देश सहित प्रदेश में ताउते तूफान का असर साफ देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश सहित अन्य घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम में आए बदलाव के चलते बुधवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम फतेहपुर के 45 वर्षीय एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम अचानक मौसम में बदलाव होने से तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार झमाझम बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के चलते परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहपुर जगनटोला निवासी मोहब्बत कुमरे की मौके पर ही मौत हो गई। प्रथम दृष्टया उनके भांजे गणेश भलावी ने बताया कि बुधवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे मामा मोहब्बत सिंह और उनके दोनों सुपुत्र संतोष और अर्जुन मकान की छत ढांकने के लिए मकान के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसमें संतोष और अर्जुन नीचे उतर चुके थे। वहीं दोनों के पिता मोहब्बत सिंह मकान में कवेलू ना होने की वजह से मकान की छत पर ही त्रिपाल ढक रहे थे। उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी गई थी, तभी अचानक उन पर आकाशीय बिजली गिरी और वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, जिसके पश्चात 108 वाहन को फोन कर बुलाया गया। 108 वाहन के समय पर ना आने के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि नीचे खड़े उनके 18 वर्षीय पुत्र अर्जुन, जिसने अपने हाथ में लोहे की सब्बल रखी हुई थी, बिजली गिरने से अचानक वो भी घायल हो गया, जिसे बाएं हाथ और पांव में करंट लगा था, जिसके पश्चात 108 और डायल 100 की सहायता मांगी गई। 108 की सहायता से घायल युवक अर्जुन कुमरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामला चूंकि रूपझर थाना अंतर्गत चौकी डोरा का है। डोरा पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए शव लाया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं लाया गया था। वहाँ पे भैया बिजली गिरा था। कितने समय की बात है लगभग? ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे की बात होगी। कैसे क्या घटना हुई थी? वो घटना ये हुई कि उनके घर पे कवेली वाली नहीं था, तो लोग जब पन्नी लगाने के लिए घर के ऊपर चढ़े हुए थे, तो पन्नी चढ़ा के मतलब उतर रहे थे नीचे, इतने में बिजली गिरा और वो घर के ऊपर से नीचे गिर गया। ऐसा है क्या? तो क्या फिर क्या हुआ? फिर उनको क्या हुआ, नीचे लाए, थोड़ा देखे, उसके बाद 108 को कॉल किए। आने में गाड़ी देर हो गई, तब तक वो निकल गया। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 3 लोग। 3 लोग घायल? हाँ। तो बाकी 2 को लाए? नहीं, 1 को लेके आए हैं, 1 ठीक है। 1 ठीक है और 1 की बुधवार की शाम 4:30 बजे अचानक से मौसम बदलने के कारण तेज आंधी तूफान और जोरदार बारिश होने के चलते क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान के चलते ग्राम पोंडी में 3 मकान के छत गिरने और बघोली के एक घर में पूरी की पूरी छत उड़ गई। वहीं भीड़ी चौराहे के आसपास कुछ बिजली के पोल गिरने की भी खबर है। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम सीताडोंगरी एवं बंडी टोला के मजदूरों को ग्राम सीताडोंगरी चौराहे के दोनों ओर किए गए लेंटाना उन्मूलन कार्य के तकरीबन 7 माह बीत जाने के बाद भी मजदूरी भुगतान नहीं मिलने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर की खुरमुंडी वृत्त में विगत 7 माह पहले वन विभाग द्वारा लेंटाना उन्मूलन का कार्य करवाया गया था, जिसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने बताया कि उक्त कार्य तत्कालीन वन रक्षक सतीश मरकाम द्वारा करवाया गया है, जिसके भुगतान के लिए ग्रामीणों ने कई बार वन रक्षक से शिकायत भी की, लेकिन इस मामले पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब ही दिया गया। हालांकि उक्त वन रक्षक द्वारा कुछ मजदूरों को थोड़ी बहुत नगद राशि एडवांस के तौर पर प्रदान भी की गई, लेकिन बाकी भुगतान शेष रहा। मीडिया से चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बंडी टोला और सीता डोंगरी के लगभग 40 से 50 मजदूरों ने लेंटाना उन्मूलन का कार्य माह अक्टूबर और नवंबर 2020 में किया है। कुछ मजदूरों ने 30 दिन, कुछ ने 20 दिन, तो कुछ मजदूरों ने 15 दिन कार्य किया है, लेकिन सभी मजदूरों का भुगतान अब तक शेष है। वहीं ग्रामीणों ने विभागीय अमले पर उक्त कार्य की फर्जी हाजिरी डालकर राशि का बंदरबाट करने की आशंका व्यक्त की है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि हमारी मजदूरी का पैसा किसी और के नाम से निकाल लिया गया होगा, तभी हमें वन रक्षक द्वारा गोलमोल जवाब देकर 7 महीने से गुमराह किया जा रहा है। जी, हमने प्लांटेशन में काम किए हैं। ये नर्सरी जो है खुरमुंडी बीट में, उसमें काम किए हैं। कम से कम महीना 1.5 महीना तक के काम हो गया है। उसका पेमेंट अभी तक के भुगतान नहीं किया। और मरकाम जी से बोलते हैं कि पेमेंट दिलाओ करके, तो अभी पेमेंट नहीं निकला है। ऐसा बोल रहा है जब पेमेंट आएगा जब पेमेंट दूंगा करके बोला, और उसको बुलाते भी हैं तो आ नहीं रहा है। और शुरू में ऐसा बोलता था कि भाई आप लेबर जहाँ भी पहुँचोगे, लेबर कोर्ट पहुँचोगे तो लेबर कोर्ट तक के पहुँच सकता हूँ, ऐसा करके मरकाम जी बोले। अभी उनका आता नहीं है ना पता नहीं है। अभी 4-6 महीना हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है। कितने लोगों ने काम किया आपने? हम तो साथी में कम से कम 15-20 आदमी काम किए। अच्छा, साथ में कितने दिन काम चला है? मेरा तो 15 दिन काम चला। 15 दिन काम चला। हाँ। तो आपने कहीं शिकायत की है, किसी को बताया? नहीं, शिकायत नहीं की है। हम केवल जिला सदस्य के पास एक बार गए थे। अब वही जी पैसा की समस्या है। अब उतना दिन काम करे हैं, अब 6-7 महीना हो गया काम करे हैं तो पैसा नहीं मिला है। कहाँ काम किया आपने? वही नर्सरी में। नर्सरी में? हाँ। क्या काम किया? लालटेन का सफाई करे हैं। सफाई का। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पंद्रे से शिकायत की, जिन्होंने दूरभाष पर वन मंडल अधिकारी से चर्चा कर लंबित भुगतान की जानकारी दी, साथ ही लिखित आवेदन प्रस्तुत कर मजदूरों का शीघ्र भुगतान करने की बात भी कही है।
कोरोना काल महामारी जब से लॉकडाउन लगा है, मैं अपने क्षेत्र एवं परसवाड़ा ब्लॉक में घूमते रहता हूँ कि लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई इलाज के लिए तड़प रहा है, कोई मजदूरी के लिए, कोई राशन के लिए। उसी प्रकार मैं आज यहाँ सीता डोंगरी लोगों के हालचाल जानने पहुँचा तो मुझे यहाँ के ग्रामीणों ने घेर रखा है। इन्होंने यहाँ फॉरेस्ट विभाग में अक्टूबर-नवंबर माह में काम किए हैं। 40 से 50 मजदूर हैं, परंतु उन्हें आज दिन तक भुगतान नहीं मिला है। ये बहुत दुर्दशा है। इसलिए मैं फॉरेस्ट विभाग से और सरकार से मेरा अपील है कि ये जो मजदूर काम किए हैं उन्हें तत्काल मजदूरी का भुगतान दिया जा सके, क्योंकि अभी तो ऐसी भी कोई काम चल नहीं रहा है। कोरोना काल में मजदूर ऐसे भी भूख मर रहे हैं। इसलिए मेरा शासन से अपील है कि इन मजदूरों को तत्काल भुगतान दिया जाए। एक जुनूनी आदमी हूँ, अगर इनका भुगतान नहीं हुआ तो मैं तो ऐसा है कि रोड में बैठ जाऊंगा, चाहे भूख हड़ताल कर लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है। मेरा क्षेत्र के जनता का समस्या मेरा व्यक्तिगत समस्या होता है, इसलिए इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। इनको बोलते भी नहीं आता। इनका इतना दिन से मजदूरी नहीं मिला, फिर भी ये लोग नहीं बोल पाए हैं। इसलिए इनकी लड़ाई मुझे लड़ना पड़ता है। इनके लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। मामले में पूर्व बैहर परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।